हेलो एंड एक बार फिर आप सबका स्वागत है फिनिक्स इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर। एंड हम लोग ने ये फ्री एजुकेशन इनिशिएटिव शुरू किया है, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस। आप लोग आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। सो हमेशा की तरह आज का सेशन जो है वो भी मैं एक बहुत अच्छी सी बात से शुरू करना चाहूँगा कि हमेशा हम लोग को एक कन्फ्यूजन रहता है या एक सवाल रहता है कि मेहनत और भाग्य, मेहनत और नसीब, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। मतलब मेहनत कर रहा है जो बंदर, कोई नसीब के भरोसे बैठा है। तो मैं एक डिफरेंस आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आप हार्डवर्क करते जाओ, क्योंकि हार्डवर्क जो है, मेहनत जो है, वो एक सीढ़ी की तरह है और नसीब जो है वो लिफ्ट की तरह है। अब लिफ्ट कभी भी बंद हो सकती है, लेकिन सीढ़ी आपको हमेशा ऊपर ही ले जाएगी, है ना। तो चलो इस पॉजिटिविटी के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूलाज। तो डायमेंशनल फॉर्मूलाज में हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे। अच्छा, या बिफोर मूविंग फर्दर, प्रोसीडिंग फर्दर, प्लीज़ 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 फिनिक्स इंस्टीट्यूट हमारी चैनल, मुकेश ददवानी फिनिक्स, दोनों हमारी फिनिक्स की ही चैनल्स हैं। आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आगे बढ़ते हैं हम लोग। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। सो लास्ट क्लास तक हम लोग ने स्प्रिंग कांस्टेंट तक, जहाँ तक मुझे याद है, हम लोग ने कंप्लीट किया था। आज हम लोग नई दूसरी क्वांटिटीज देखेंगे, उनका डायमेंशनल फॉर्मूलाज देखेंगे एंड उनके यूनिट्स भी देखेंगे, राइट। तो चलिए, जैसा मैंने कहा था, आपको कोई भी क्वांटिटीज देखते हैं उसका फॉर्मूला क्या है वो पता चल जाए तो यूनिट निकालना आसान है एंड डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना भी आसान है। तो आपको सबसे ज़्यादा वर्क जो करना है, काम जो करना है, वो इस फॉर्मूला को याद रखने के लिए करना है। तो यहाँ पर गाइस, व्हाट एग्जैक्टली इज ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी क्या है? तो अगर दो प्लैनेट है, लेट अस से दिस इज प्लैनेट P1 एंड दिस इज प्लैनेट P2, ठीक है। तो गाइस, ये प्लैनेट P1 और P2 की अपनी कुछ ग्रेविटेशनल फील्ड होती है ना। उस ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर कोई भी मास जाता है तो उसे वो अट्रैक्ट कर लेता है। इसकी भी अपनी एक ग्रेविटेशनल फील्ड होती है और वहाँ पे कोई भी मास जाएगा तो वो अट्रैक्ट कर लेगा उसे, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों पे एक यूनिट मास रखता हूँ, एक यूनिट मास रखता हूँ, इस पे भी रखता हूँ, इस पे भी रखता हूँ यूनिट मास, और फिर मैं चेक करता हूँ कि ये कितना फोर्स लगा रहा है, स्प्रिंग को कितना खींच रहा है, ये कितना फोर्स लगा रहा है, स्प्रिंग को कितना खींच रहा है, वो मैं ट्राई करूँगा देखने का। तो गाइज, ये फोर्स पर यूनिट मास जो है, पर यूनिट मास पे लगने वाला फोर्स, इसी को हम लोग ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी आई कहते हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली इज ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी? कि एक केजी मास या यूनिट मास के ऊपर लगने वाला जो फोर्स है, प्लैनेट की ग्रेविटी जो लगा रही है फोर्स, उसे गाइज हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। सो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका यूनिट क्या हो जाएगा? फॉर्मूला तो मैंने बता दिया, व्हाट विल बी इट्स यूनिट। सो यूनिट विल बी न्यूटन पर मीटर। क्या हो जाएगा गाइस? इट विल बी न्यूटन पर मीटर। एंड व्हाट इज इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? न्यूटन का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1l1 t-2 एंड इसका होता है l-1। सो l1 से l-1 कैंसल आउट हो जाएगा। सो विल बी गेटिंग m1 l0 t-2, है ना। सो इस तरह से हमें, सॉरी, फोर्स पर यूनिट मास है, इट्स नॉट, इट्स केजी, इट शुड बी केजी। सो यहाँ पर न्यूटन पर केजी आएगा, न्यूटन पर केजी आएगा, ठीक है, इट्स नॉट मीटर। सो लेट्स टेक इट एज m इनवर्स, ठीक है। सो मास से मास कैंसिल आउट हो जाएगा, यू विल बी गेटिंग l1t-2, क्योंकि ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एक तरह का एक्सीलरेशन ही है। ये क्या है गाइस? इट इज एन एक्सीलरेशन। तो आप देख सकते हो कि ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। जो अर्थ का कितना है? अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि जब फोर्स को आप मास से डिवाइड करते हो तो आपको जो क्वांटिटी मिलती है, दैट विल गिव यू द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑफ दैट प्लैनेट, ठीक है गाइस। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला l1t-2। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। चलिए, हमने कल किया था, आपको रिकॉल करो। What is pressure? Pressure is force upon area. What is force? m1 l1 t-2. What is area? l square. So आपका आंसर आ जाएगा m1 l-1 t-2. This is the correct answer. CBSE PMT का क्वेश्चन है। The dimensional formula of torque क्या होता है? तो जैसे मैंने कहा था, torque is similar to that of energy. Torque किसके जैसा होता है गाइस? एनर्जी के जैसा होता है। So torque is equals to energy. Torque is similar to energy. Energy या work done। उसका डायमेंशनल फॉर्मूला डायमेंशनली एनर्जी जैसा है, तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें याद है m1l2 t-2।
M1L2T-2। तो कौन सा वाला राइट है? सो M1L2T-2, ये वाला सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नीट 2021 में पूछा है, लेटेस्ट क्वेश्चन, इफ E and G respectively denote energy and gravitational constant, if E and G respectively denote energy and gravitational constant, then what will be the ratio E by G has the dimensions of? E by G का डायमेंशन क्या होगा? तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का अगर डायमेंशन आपको पता है, ठीक है, क्या होता है? M-1L3 T-2, है ना? अगर नहीं पता है तो क्या करना है आपको? दो तरीके से इसे सॉल्व किया जा सकता है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आपको फोर्स का उसका फॉर्मूला याद है, ग्रेविटेशनल फोर्स का, F = Gm1m2/r²। तो क्या करना है? Fr² by M1m2 = G, है ना? सो यहाँ पर इसका F का फोर्स का होगा M1L1T-2, इसका होगा L² और इसका होगा M²। तो आपका आ गया ना M-1L3T-2। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का M-1L3T-2 आप डिराइव भी कर सकते हैं। ये एक तरीका बता रहा हूँ, दूसरा तरीका शॉर्टकट है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। सेकेंड, एनर्जी का तो हमें पता ही है, जस्ट अभी पीछे देखा M1L2T-2। अब E by G का रेशियो पूछा, तो M1L2T-2 डिवाइडेड बाई M-1L3T-2, है ना? तो ये -1 ऊपर चला जाएगा तो M हो जाएगा स्क्वायर, ये 3 ऊपर जाके -3 हो जाएगा, सो -1 T-2 ये ले, सो T0, तो M2L-1T0, M2L-1T0, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो यहाँ पर बहुत इजीली हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा एक शॉर्टकट तरीका, अगर आप ग्रेविटी पूरी अच्छे से पढ़ लोगे, ग्रेविटेशन का चैप्टर आप बहुत अच्छे से पढ़ लोगे, तो आपको एक फॉर्मूला यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का देखने को मिलेगा। तो गाइस, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट G M1m2/r, G M1m2/r। तो यहाँ से अगर आप E by G कर लेते हो तो सीधा आपको फॉर्मूला मिलता है M1m2/r, एंड दो मास है मतलब M² और नीचे एक L है मतलब L1, तो आ गया ना M2L-1T0, सीधा आ गया। लेकिन ये आपको कब पता चलेगा? आफ्टर स्टडिंग चैप्टर 8। चैप्टर 8 इज योर ग्रेविटेशन, ठीक है? तो ग्रेविटेशन पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा। क्लियर? चलिए, तो अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज the force F on a sphere of radius r moving in a medium with velocity v is given by F = 6 pi eta rv। ये स्टोक्स लॉ है, चैप्टर नंबर 10 में हम लोग देखेंगे फ्लूइड्स में। F = 6 pi eta rv, ये फॉर्मूला स्टोक्स लॉ का है जो हम लोग चैप्टर नंबर 10 फ्लूइड्स में देखेंगे, लेकिन ये दे दिया है क्वेश्चन में, इसलिए नो नीड टू वरी अबाउट द फ्रॉम वेयर दिस फॉर्मूला कम्स, राइट। हमें फॉर्मूला दे दिया तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है? हमें सीधा डायमेंशनल पे अटैक करना है। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि ईटा जो है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ईटा। तो ईटा को हम अगर सब्जेक्ट बनाते हैं तो आपको वो मिलेगा F डिवाइडेड बाई R इंटू वी। अब फोर्स आपका क्या हो गया? M1L1T-2 डिवाइडेड बाई व्हाट इज R, R इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, तो रेडियस ऑफ स्फीयर इज गाइज L1, एंड व्हाट इज V, V इज वेलोसिटी, सो वेलोसिटी इज L1T-1 मीटर पर सेकेंड, L1T-1 मीटर पर सेकेंड। अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग इसको बैलेंसिंग करेंगे, मतलब L1 ये ले और M1 को यहीं रखते हैं, L-1T-1, है ना? ये -1 ऊपर जाके +1 हो जाएगा, -2 + 1 विल गिव यू -1, तो M1L-1T-1 ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट गाइस। तो आप लोग को अगर डायमेंशनल एनालिसिस अच्छे से आता है, कुछ बेसिक फॉर्मूलाज तो याद रहने ही चाहिए, जिसके ऊपर से हम दूसरे अच्छे वाले फॉर्मूलाज को आराम से क्लियर करेंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट आता है गाइस, व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी काफ़ी बार डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछा गया हुआ, हम ऐसा कह सकते हैं कि एक यूनिट है, एक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो अब विस्कोसिटी इज एसोसिएटेड विद द फ्लूइड्स। जैसे आप अगर आप दो फ्लूइड्स लेते हो, फॉर एग्जांपल आप एक फ्लूइड ले रहे हो, एक ग्लास के अंदर फ्लूइड ले रहे हो पानी, और उससे ऐसे डाल रहे हो, ठीक है?
उसे से फेंक रहे हो, और एक में ले रहे हो आप हनी और जिसको फेंक रहे हो, तो आप अगर पानी को जो फेंक रहे हो तो पानी का जो फ्लो होता है ना, जब इस ग्लास में से जब पानी निकलता है तो उसका जो फ्लो होता है वो है ना, और जो शहद का फ्लो होता है वो है ना, अगर आप इसमें पूरा शहद भरा हुआ हो, इसमें पूरा अगर शहद भरा हुआ हो तो वो ऐसे निकलेगा ना, वो ऐसे इसकी तरह से इजीली फ्लो नहीं होगा, तो वो तो चिपका हुआ रहता है। तो अगर आपने ऐसे पानी फेंका ऐसे तो पानी तो पूरा निकल जाएगा, लेकिन आपने अगर शहद फेंका ऐसे तो वो तो अंदर ही रहेगा, ग्लास के अंदर ही है ना, वो एकदम से नहीं गिरता है। इसका रीज़न क्या है? तो गाइस इसका रीज़न ये है कि जो शहद होता है, जो हनी होता है, उसके जो दो सरफेस होते हैं, उन दो सरफेस के बीच में कुछ फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, और वो फ्रिक्शनल फोर्स जो है उसे गाइस हम लोग फ्लूइड की लैंग्वेज में कहते हैं विस्कस फोर्स। क्या कहते हैं इसे हम? विस्कस फोर्स। तो ये हनी जो होता है ना, इसके सरफेस के मतलब द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द सरफेसेस ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कस फोर्स, है ना। क्या है ये? फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन surfaces of fluids is viscous force। ठीक है, ये विस्कस फोर्स है। तो अब ये विस्कस फोर्स है वो काफी चीज पर डिपेंड करता है। तो विस्कस फोर्स डिपेंड्स ऑन मेजरली टू थिंग्स। वन, व्हाट एग्जैक्टली इज द एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट, तो एक तो एरिया पे डिपेंड करता है वो, और दूसरा गाइस वो डिपेंड करता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब सर ये वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है? व्हाट एग्जैक्टली इज दिस वेलोसिटी ग्रेडियंट? ये वेलोसिटी ग्रेडियंट अपने आप में एक टॉपिक है, छोटा सा ही एक यूनिट है, मैंने रखा हुआ है, आई थिंक कहीं पे तो मैंने डाला हुआ है क्वांटिटीज में। हाँ ये रहा, वेलोसिटी ग्रेडियंट इज हियर, सी। इसको हम पहले देख लेते हैं। चलिए वेलोसिटी ग्रेडियंट है। तो गाइस जब ये ग्रेडियंट वर्ड आता है पिक्चर में, व्हेनेवर वी सी दिस द वर्ड ग्रेडियंट, ग्रेडियंट आता है मतलब क्वांटिटी डिवाइड्स बाय डिस्टेंस। किसी भी क्वांटिटी को डिस्टेंस के साथ चेंज होता हुआ देखते हैं तो उसे हम ग्रेडियंट कहते हैं। इसके अलावा एक और है प्रेशर ग्रेडियंट। ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है, फिर प्रेशर ग्रेडियंट आएगा, ठीक है। तो ये वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है, ये ग्रेडियंट क्या होता है? तो गाइस जब भी कोई फ्लूइड फ्लो होता है तो ऊपर की जो उसकी सबसे ऊपर वाली जो सरफेस होती है उसकी वेलोसिटी हाईएस्ट होती है। जैसे पानी फ्लो हो रहा है, मान लो, है ना, पानी फ्लो हो रहा है, कोई नदी में पानी बह रहा है, तो वो नदी का अगर मैं क्रॉस सेक्शन निकालूं, डू यू नो व्हाट इज क्रॉस सेक्शन? अगर हम उसको कट करके देखें साइड से, ठीक है, ये पानी का हमने क्रॉस सेक्शन निकाला, ठीक है। तो गाइस जो सबसे ऊपर वाली जो उसकी लेयर होती है, पानी की सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है उसकी वेलोसिटी एकदम हाईएस्ट होती है, लेकिन उसके नीचे की जो लेयर होती है उसकी वेलोसिटी सब्सिक्वेंटली घटती जाती है, कम होती जाती है, ठीक है। अब ये कम होने का रेट आप देख रहे हो, लास्ट में जाके वो जीरो हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं हनी की, तो हनी के अंदर क्या होता है कि ये फ्रिक्शनल फोर्सेस इतने ज्यादा लगते हैं लेट अस से दिस इज हनी, एंड गाइस हम लोग हनी की बात करें तो अगर इसकी वेलोसिटी इतनी है तो इसकी वेलोसिटी एकदम कम हो जाएगी और बाकी सब तो जीरो ही हो जाएंगे, हिलेंगे ही नहीं जगह से, ठीक है। तो हनी का जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है उसका वेलोसिटी का जो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, इसको क्या कहते हैं? चेंज इन वेलोसिटी with respect to distance is called velocity gradient,
देखो ग्रेडियंट लगता है तो मैंने क्या आपको याद कराया, एनीथिंग डिवाइड बाय डिस्टेंस इज इट्स ग्रेडियंट। जैसे कलर ग्रेडियंट है तो डिस्टेंस के साथ कलर बदलता है तो उसको कलर ग्रेडियंट कहते हैं। नहीं कई बार होता है तो डार्क कलर से लाइट होता जाता है तो ग्रेडियंट इफेक्ट कहते हैं उसको। तो यहाँ पर ये ग्रेडियंट पे भी डिपेंड करता है, फ्रिक्शन कितना ज्यादा है तो इसमें फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है तो इसका ग्रेडियंट देखो हाईएस्ट है ना। तो यहाँ पर इस तरह से हम बता सकते हैं। तो ग्रेडियंट क्या है, इसका फॉर्मूला हो गया वेलोसिटी ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स, चेंज इन वेलोसिटी विद चेंज इन डिस्टेंस। तो हमारे वापस क्वांटिटी पे हम लोग आते हैं जो हमने छोड़ी थी, दैट इज दिस क्वांटिटी। ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि भाई वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है वो क्या है, एनीथिंग डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब वेलोसिटी डिवाइड बाय डिस्टेंस। सो इसको हम कह देंगे वेलोसिटी डिवाइड बाय डिस्टेंस, लिख लिया हम लोग ने, राइट। चलिए, तो अब ये फोर्स की अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है जिसे हम ईटा कहते हैं, ईटा ए डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स। इसे क्या कहा जाता है गाइस, ये ग्रीक लेटर है जिसे कहा जाता है ईटा। ठीक है, तो अभी ये ईटा जो है वही आपका क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यही आपका है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अगर हम इस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को सब्जेक्ट बनाते हैं ईटा, तो आपका हो जाएगा एफ इंटू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा वी इंटू ए। ठीक है, इतनी चीजें यहाँ पर आपको मिल रही है। अभी हम इसका अगर यूनिट डिफाइन करें, सर व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ दिस क्वांटिटी, तो इसका गाइस यूनिट क्या हो जाएगा, तो इसका यूनिट हो जाएगा, ऊपर है न्यूटन और ऊपर ही है मीटर, डिवाइडेड बाय ये है मीटर पर सेकेंड एंड ये हो गया आपका मीटर स्क्वायर। एरिया आपका मीटर स्क्वायर हो गया, वेलोसिटी हो गया आपकी मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस हो गया मीटर, फोर्स हो गया न्यूटन। सो मीटर से मीटर गेले तो यहाँ पर गाइज आपको मिलेगा न्यूटन टू मतलब L रेस टू -2 एंड टाइम जो है सेकेंड दैट इज t1। सो हमें यहाँ पर अगर पूरा इसको इक्वेट करें तो हमें मिलता है m1 लेंथ जो है वो L -2 और 1 इट इज -1 तो L -1 एंड t जो है वो -2 + 1 दैट इज t -1। सो m1 L -1 t -1। इसका एक CGS यूनिट है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, वो आप साइड में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इसका एक CGS यूनिट इज कॉल्ड पॉइस। ये एक बार आ चुका है, इसको क्या कहते हैं, पॉइस, ये हम पढ़ेंगे। इसके CGS यूनिट को पॉइस कहते हैं। एक अंकल थे जिनका नाम था पोइसेली, तो पोइसेली के नाम पर से इसे पॉइस भी कहा जाता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है गाइस, एक विस्कस फोर्स है, वो दो चीज पर डिपेंड करता है, एरिया एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब डिपेंडेंट की साइन हम हटाते हैं तो वहां पे आ जाता है कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, डेल्टा एक्स ऊपर जाएगा, ए डेल्टा वी नीचे आ जाएंगे, हम सारी चीजें इक्वेट करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू यहाँ पर मिल जाती है, राइट। गुड मॉर्निंग। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज गाइस स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, तो स्ट्रेन एंड स्ट्रेस ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। नाउ व्हाट एग्जैक्टली स्ट्रेस, हमने कल देखा था, अगर किसी रॉड को हम ऐसे खींचते हैं तो उसके अंदर स्ट्रेस डेवलप होता है, और स्ट्रेस डेवलप होने की वजह से उसमें खींचाव आता है। जैसे आप रबर बैंड को खींचते हो तो कैसे उसके डिफॉर्मेशन होता है, उसकी लेंथ चेंज होती है, तो वो चेंजिंग लेंथ जो है उसी को यहाँ पर स्ट्रेन के साथ एसोसिएट किया गया है। तो स्ट्रेन क्या होता है, तो भाई पहले कोई एक रॉड था, लेट अस से दिस वाज द रॉड, और उसको कुछ फोर्स दिया गया F, लेट अस से यहाँ से वो दीवार से फिक्स्ड है और आप एक साइड से फोर्स दे रहे हो, तो उसी रॉड में क्या हो रहा है, उसी रॉड के लेंथ में थोड़ा कुछ इंक्रीमेंट हमने देखा, बट ऑब्वियस है उसकी लेंथ बढ़ेगी तो उसकी थिकनेस थोड़ी सी तो कम होगी, है ना। तो थोड़ा रियलिस्टिक रखते हैं। तो ऐसा करने से क्या हुआ गाइस, कि इसकी ये जो लेंथ थी उसमें हमें इतना चेंज देखने को मिला जिसे हम डेल्टा L कहते हैं, राइट। ये इसकी ओरिजिनल लेंथ L है और ये इसकी चेंज इन लेंथ है डेल्टा L। तो स्ट्रेन का फॉर्मूला गाइस क्या होता है, फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेन मींस, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन मींस, स्ट्रेन का एक सिंबल है जिसे हम कहते हैं एप्सिलॉन। ये भी एक ग्रीक लेटर है, सारे ग्रीक ABCD पूरी आपको आती जाएगी।
आप सबको आपके कलेक्शन में डालते जाना, ठीक है, दिमाग में डालते जाना। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, ग्रीक लेटर है जिसको कहते हैं एप्सिलन, EPSILON, ठीक है, एप्सिलन। तो स्ट्रेन जो है एप्सिलन, एक परमिटिविटी में भी हम एप्सिलन को यूज करेंगे, आगे आएगा परमिटिविटी उसमें। स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन मीन्स चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो स्ट्रेन गाइस एप्सिलन इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला हो जाता है डेल्टा L/L। अब यहां पर इसकी तो कोई यूनिट होगी नहीं, क्यों? क्योंकि सर डेल्टा L जो है ना, तो फॉर यूनिट की अगर हम बात करें तो मीटर अपॉन मीटर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? इट्स अ यूनिट लेस क्वांटिटी, एंड यूनिट लेस क्वांटिटी इज ऑलवेज डायमेंशनलेस, है ना। यूनिट लेस क्वांटिटी जैसा हमने किस में देखा था, याद करो, हमने देखा था रिलेटिव डेंसिटी में देखा था ना। यूनिट लेस क्वांटिटी इज ऑलवेज डायमेंशनलेस, इज ऑलवेज डायमेंशनलेस, ठीक है। तो यहाँ पर इसका डायमेंशन कुछ होगा ही नहीं, तो M0 L0 T0, ठीक है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो व्हाट एग्जैक्टली स्ट्रेन? तो स्ट्रेन वो है कि जब हम किसी चीज को खींचते हैं तो उसके लेंथ में कुछ ना कुछ चेंज आता है, डिफॉर्मेशन आता है। तो वो डिफॉर्मेशन जो है वो डिवाइडेड बाय उसकी जो ओरिजिनल लेंथ है, वो उसका जो रेशियो होता है, उससे हम क्या कहते हैं गाइस? दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन। और क्योंकि ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो मीटर बाय मीटर एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो क्वांटिटी कैसी हो जाएगी? क्वांटिटी विल बिकम यूनिटलेस, राइट। एंड यूनिटलेस क्वांटिटी इज ऑलवेज डायमेंशनलेस, याद रखना, ये एक बार पूछ चुके हैं, ठीक है, ये एक बार आ चुका है स्टेटमेंट कि अगर क्वांटिटी यूनिटलेस है तो क्या जरूरी है वो डायमेंशनलेस होगी? बिल्कुल जरूरी है। यूनिटलेस क्वांटिटी इज ऑलवेज डायमेंशनलेस, राइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, चलिए समझते हैं गाइस। जैसा मैंने आपको अभी कहा था कि हम कभी किसी बॉडी को स्ट्रेस देते हैं, इसको हमने खींचा, so we are applying force, we are applying force on a unit cross sectional area, है ना। तो हम इसको सिग्मा दे रहे हैं, सिग्मा इज स्ट्रेस, ये क्या है? स्ट्रेस। सो स्ट्रेस आपका क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। उसकी वजह से क्या होता है? इसके बेचारे के लेंथ में कुछ फर्क आ जाता है ना, इसकी लेंथ जो है वो थोड़ी बढ़ जाती है, डेल्टा L, जो अभी हमने देखा पीछे स्ट्रेन आता है उसमें, तो उसमें एप्सिलॉन आता है, स्ट्रेन, है ना, स्ट्रेन आता है। स्ट्रेन क्या था अपना? डेल्टा L/L। तो एक अंकल थे जिनका नाम था हुक, तो वो हुक अंकल ने अपना एक लॉ दिया जिसे कहते हैं हुक्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ क्या होता है? स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शन में होता है ना। आप जितना स्ट्रेस दोगे उतना उसके अंदर स्ट्रेन आएगा, उतना स्ट्रेन में बढ़ोतरी होगी, इट विल इंक्रीज। तो यहाँ पर सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, तो सिग्मा इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू एप्सिलॉन, इसको ही कहते हैं इलास्टिक कांस्टेंट या तो कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहाँ पर या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी इसे कहा जाता है। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज नथिंग बट सिग्मा बाई एप्सिलॉन, फोर्स अपॉन एरिया अपॉन डेल्टा L/L। तो गाइज यहाँ पर फोर्स अपॉन एरिया क्या हो गया? प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है ना, प्रेशर का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है, फोर्स अपॉन एरिया ही तो प्रेशर है। तो m1 L-1 T-2, तो ये हो गया आपका m1 L-1 T-2 डिवाइडेड बाय स्ट्रेन का तो कुछ है ही नहीं, अभी पीछे देखा हम लोग ने, स्ट्रेन तो कैसा है बेचारा? डायमेंशनलेस है। तो स्ट्रेन का डायमेंशनलेस है तो m0 L0 T0, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर E इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो आपका डायमेंशन आ रहा है, इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ प्रेशर। तो किसके ग्रुप में इसको डालना है? प्रेशर के ग्रुप में डालना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? इट इज सिमिलर टू प्रेशर। अब ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी गाइस जो होती है वो, और बहुत सारी इसके केसेस है,
मतलब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की बहुत सारे केसेस है, बहुत सारे टाइप्स है। ये 3 टाइप्स है, बल्क मॉड्यूलस, यंग मॉड्यूलस एंड शियर मॉड्यूलस। तो मैं आपको समझा देता हूँ, इन सबका यूनिट सेम ही रहेगा, प्रेशर जैसा ही। पहले तो मैं आपको बता दूं यूनिट सेम, डायमेंशन सेम, पर फिर भी ये तीनों अलग है। ये तीनों क्यों अलग है वो हम बात करेंगे। तो इन सब का क्या कहा मैंने, यूनिट एंड डायमेंशंस आर सेम एज, यूनिट्स एंड डायमेंशन आर सेम एज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड प्रेशर, है ना। तो इन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला फिक्स है गाइस, m1 l-1 t -2, ठीक है, m1 l-1 t -2 फिक्स है। अभी ये तीनों डिफरेंट कैसे एक दूसरे से तो गाइस जब आप किसी तार को फोर्स देते हो, है ना, जो हमने अभी केस देखा, तो उस केस के अंदर इसका जो सिग्मा आता है ना, वो सिग्मा इज कॉल्ड लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस एंड लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट व्हिच इज कॉल्ड यंग मॉडुलस इनटू लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। मतलब अगर सिर्फ कोई लेंथ को स्ट्रेस देने की बात आती है तो वहां पर हुक्स लॉ जब अप्लाई करेंगे तो उस मॉड्यूलस को हम लोग यंग मॉड्यूलस कहते हैं, क्योंकि वो स्टडी ये अंकल ने की थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बल्क मॉड्यूलस। व्हाट इज बल्क मॉड्यूलस? जो पहला वाला है बल्क मॉड्यूलस है, वो क्या है? तो गाइस किसी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को अगर हम सब साइड से प्रेशर देते हैं तो बट ऑब्वियस है उसका वॉल्यूम जो है थोड़ा कम हो जाएगा, है ना। उसके वॉल्यूम में क्या आएगा, थोड़ा कम हो जाएगा उसका वॉल्यूम। तो इस टाइप के स्ट्रेस को कहते हैं वॉल्यूम स्ट्रेस। तो वॉल्यूम स्ट्रेस आर प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम स्ट्रेन। तो वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, है ना, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो वो भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी ही है स्ट्रेन जैसी। तो जब यहाँ पे इस केस के अंदर हम लोग इनको रिलेट करेंगे तो वॉल्यूम स्ट्रेस इज इक्वल्स टू बल्क मॉड्यूलस इनटू वॉल्यूम स्ट्रेन। सो ये यहाँ पर बल्क मॉड्यूलस आ गया, वो सिग्मा जैसा ही, यंग मॉड्यूलस भी सिग्मा जैसा ही, क्योंकि ये बेचारा तो डायमेंशनलेस है, ये बेचारा तो डायमेंशनलेस है, राइट। अब गाइस किसी भी चीज को आप ऐसा फोर्स देते हो जो उसका शेप चेंज करे। जैसे फॉर एग्जांपल एक बॉक्स है, अगर मैं इसको यहाँ से फोर्स देता हूँ तो ये बॉक्स कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, है ना। तो इसका ये चेंज होता है। तो इस टाइप के फोर्स को टेंजेंशियल फोर्स कहते हैं, और उनकी वजह से जो स्ट्रेस आता है उन्हें कहते हैं शियर स्ट्रेस। क्या कहते हैं, शियर स्ट्रेस, शियरिंग इफेक्ट कहते हैं। तो गाइज यहाँ पे आपकी जो शियर स्ट्रेस है वो शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, या तो शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेस इज इक्वल्स टू शियर मॉडुलस ईटा इनटू शियर स्ट्रेन। तो अब ये तीनों जो फॉर्मूला है, ये तीनों जो फॉर्मूला है वो सेम ही है, नाम अलग है। फॉर्मूला सेम है, नाम अलग है, कॉन्सेप्ट थोड़े थोड़े डिफरेंट है। लेकिन वो बात जो करी हमने मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की, हुक्स लॉ की, तो हुक्स लॉ में जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी था वो एक जनरल मॉड्यूलस है, इट्स अ जनरल मॉड्यूलस। और अभी हमने जो फाइंड किए वो एक स्पेसिफिक मॉड्यूलस फाइंड किए, बट दे आर हैविंग द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, सेम क्वांटिटीज। तो अगर कोई आपको पूछता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, प्रेशर जैसा यूनिट होगा उसका, पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब पूछ लिया डायमेंशनल फॉर्मूला। अच्छा, इसके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो मैं आपको थोड़ा एक हिंट देता हूँ, हाउ दिस क्वेश्चंस आर आस्क्ड। अब इसमें हमने एक चीज देखी क्या, कि भाई बल्क मॉड्यूलस है, यंग मॉड्यूलस है, शियर मॉड्यूलस है, ये सब तो सेम है प्रेशर जैसे ही। तो प्रेशर जैसी तो कितनी क्वांटिटीज आ गई हमारे पास, प्रेशर जैसी कितनी सारी क्वांटिटीज आ गई। सोचो प्रेशर जैसा हमारे पास क्या क्या है, एक तो प्रेशर खुद, दूसरा स्ट्रेस, तीसरा आ गया हमारे पास एनर्जी डेंसिटी जिसकी मैंने कल बात की थी। आज हम लोग ने देखा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, आज हम लोग ने देखा यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, शियर मॉड्यूलस। तो 7 क्वांटिटीज ऐसी है जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। तो वो लोग आपको कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि
नीचे दिए गए हुए ऑप्शंस में से आपको ये चूज करना है कि कौन से दो क्वांटिटीज ऐसे हैं जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। तो वहां पे आपको कोई भी दो उठा के रख देंगे साथ में से, जैसे बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पूछ लिया, शियर मॉडुलस एंड प्रेशर पूछ लिया, एनर्जी डेंसिटी एंड प्रेशर पूछ लिया, एनर्जी डेंसिटी एंड यंग मॉडुलस डाल दिया। तो मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। तो हमेशा ऐसे ही जो क्वांटिटीज आपको सेम सेम दिखे उनका हम ग्रुपिंग बनाते हैं। तो वो एंड में मैं आपको सारा ग्रुपिंग करके ही दूंगा। पहले तो हम सारी क्वांटिटीज फिनिश ऑफ करते हैं, ठीक है, उसके बाद मैं आपको सारे ग्रुपिंग्स करके दूंगा। चलिए, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गाइस कॉम्प्रेसिबिलिटी। इनवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस इज कॉल्ड कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी का डेफिनेशन क्या है? इट इज एन इनवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस is called compressibility। ठीक है, तो इसका सिंबल है K। तो K इज इक्वल्स टू 1 अपॉन बल्क मॉडुलस। ठीक है, सो दैट इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय m1 l minus 1 t minus 2 which is nothing but m minus 1 l1 m minus 1 l1 t2। उल्टा कर दो इनको। ठीक है, तो ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा किसका गाइस? कॉम्प्रेसिबिलिटी का। ठीक है, तो कॉम्प्रेसिबिलिटी भी काफी टाइम कैसे ना कैसे वो लोग पूछ लेते हैं, आपके नॉलेज में होना चाहिए। यू शुड हैव अ नॉलेज ऑफ ईच एंड एवरी फंडामेंटल, ईच एंड एवरी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। क्यों जरूरी है ये सब तो आपको आ ही जाएगा। जैसा मैंने कहा अभी एमसीक्यू सॉल्व होने चाहिए, उसके लिए जरूरी है समझना। और मैंने जैसा कहा आपको फील कर लो, फॉर्मूले याद रख लो, आराम से आप यूनिट और डायमेंशनल पॉइंट फॉर्मूला दोनों को डिराइव कर सकते हो। सिर्फ रिवाइज क्या करना है? फॉर्मूलाज रिवाइज करना है। जैसे प्रेशर क्या है? फोर्स अपॉन एरिया पता होना चाहिए। स्ट्रेस क्या है? फोर्स अपॉन एरिया पता होना चाहिए। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहाँ आता है? तो F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r² वहाँ से आता है। स्प्रिंग कांस्टेंट कहाँ से आता है? तो F इक्वल टू kx से आता है, k इक्वल टू f/x। तो फॉर्मूलाज पता है तो सब कुछ कर सकते हो आप। ठीक है, तो ज्यादातर टाइम किसको दो? फॉर्मूलाज को दो। आगे बढ़ते गाइस। नेक्स्ट इज पॉइजन्स रेशियो। इट्स नॉट लाइक दैट जहरी रेशियो। एक अंकल थे जिनका नाम था पॉइजन, तो उन्होंने एक रेशियो दिया था जिसे हम पॉइजन्स रेशियो कहते हैं। ठीक है, तो पॉइजन्स रेशियो क्या है? तो गाइस अगर हम अभी जो कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे उसमें एक रॉड को, एक सिलेंडर को हम जब खींचते हैं, व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑन इट, ठीक है, तो ये सिलेंडर पतला होता जाएगा जैसे जैसे खींचेगा, है ना, ये ऐसे होता जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये लेंथ में ऑब्वियसली लेंथ बढ़ा उसका, लेकिन उसकी थिकनेस कम हुई। तो यहाँ पर दो टाइप के स्ट्रेन हो रहे हैं। एक को कहते हैं हम लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, एक को हम क्या कहते हैं, जो ये लंबाई जो उसकी बढ़ रही है उसको हम क्या कहते हैं? लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। इसकी लेंथ जो बढ़ रही है उसको हम क्या कहते हैं? लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। विच इज डेल्टा एल बाय। एंड इसका रेडियस जो कम हो रहा है उसको गाइस हम कहते हैं लेटरल स्ट्रेन। क्या कहते हैं? लेटरल स्ट्रेन। तो गाइस लेटरल स्ट्रेन जो होता है वो चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस। ठीक है, तो उसमें से हमेशा एक चीज बढ़ती है और एक चीज कम होती है, एक चीज बढ़ती है और एक चीज कम होती है। तो जब भी आप किसी को खींचते हो, जैसे च्युइंगम हम खींचते हैं तो कैसा होता है? इसकी लेंथ बढ़ती है लेकिन च्युइंगम पतली होती है। तो वही फंडामेंटल यहाँ पर तार के लिए भी अप्लाई होता है, कोई भी एक वायर के लिए अप्लाई होता है, राइट। तो गाइज यहाँ पर पॉइजन्स रेशियो एक अंकल थे जिन्होंने दिया था म्यू, विच इज नथिंग बट लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। बोले तो डेल्टा आर बाय आर अपॉन डेल्टा एल बाय एल। ठीक है, तो इसको हम डेल्टा आर बाय अपॉन डेल्टा एल बाय एल इज लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। चलो मुझे बताओ, डेल्टा आर बाय आर क्या है? डायमेंशनलेस। डेल्टा एल बाय एल भी क्या है? डायमेंशनलेस।
तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं सिंस इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो म्यू भी कैसा होगा, म्यू इज ऑल्सो अ डायमेंशनलेस एज वेल एज यूनिटलेस क्वांटिटी, एज वेल एज यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर जो पॉइजन्स रेशियो की हमने बात की वो एक कैसा कांस्टेंट है, इट इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो यहाँ पर मेरा भी एक क्वेश्चन देखा था, वो क्वेश्चन में काफ़ी सारे से कांस्टेंट लिस्ट आउट किए थे और उसमें ऐसा पूछा था कि इसमें से ऐसा कौन सा, ऐसे कौन से यूनिट्स है, ऐसे कौन सी क्वांटिटीज है जो डायमेंशनलेस नहीं है। तो अब उसमें पॉइजन्स रेशियो भी था, तो पॉइजन्स रेशियो कैसा है, इट्स अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पॉइजन्स रेशियो जो है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, राइट। बाकी सारे भी कांस्टेंट हमने देखे, जैसा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डायमेंशनलेस नहीं है, उसका तो अपना एक फॉर्मूला है, उसका तो अपना एक डायमेंशनल फॉर्मूला है, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ऐसे हम बहुत सारे कांस्टेंट आगे देखेंगे, वीन्स कांस्टेंट है, स्टीफन्स कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये सारे कांस्टेंट्स हम पढ़ेंगे जो डायमेंशनलेस नहीं है, जिनके कुछ ना कुछ डायमेंशंस आएंगे एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, उन्हें आपको एक जगह पर लिस्ट आउट करना होगा, राइट। चलिए, तो सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन का रिलेशन देख लेते हैं क्या है। तो सरफेस टेंशन के फॉर्म में अगर एनर्जी पूछ ली तो आपको पता होना चाहिए, जैसे गाइस हम बबल जब फुलाते हैं तो क्या होता है कि वो बबल जब फूलता है तो वो एक स्ट्रेच होता है, मतलब एक पानी के जो मॉलिक्यूल्स है थोड़े स्ट्रेच होते हैं, तो उस स्ट्रेच होने के अंदर वो अपने सरफेस में कुछ एनर्जी स्टोर कर लेता है। जैसे रबर बैंड को आप खींचते हो तो उसका जितना एरिया बढ़ता है उसके प्रोपोर्शन में उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है ना। फिर आप छोड़ोगे तो एनर्जी रिलीज होती है। जैसे बबल को हम बर्स्ट करते हैं तो एनर्जी रिलीज हो जाती है ना, पूरा जो खींचा हुआ होता है वो सरफेस रिलीज हो जाता है। तो यहाँ पर गाइस सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन में सरफेस टेंशन T इज इक्वल्स टू सरफेस एनर्जी अपॉन एरिया, ये फॉर्मूला याद रखना है, सरफेस एनर्जी पर यूनिट चेंज इन एरिया। वापस सरफेस एनर्जी पर यूनिट चेंज इन एरिया। सर कैसे आया, आपने तो कहा था सरफेस टेंशन का फॉर्मूला जो होता है फोर्स अपॉन लेंथ होता है। तो कुछ नहीं करो गाइस, ऊपर भी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एनर्जी होती है एंड लेंथ इंटू लेंथ एरिया होता है, ऐसा ही कुछ है। तो एनर्जी डिवाइडेड बाय यूनिट चेंज इन एरिया, सो दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। सो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला हम सबको पता है, m1 L2 T-2 अपॉन एरिया का पता है L2, तो यहाँ पर हमें मिलेगा m1 L0 T-2, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सरफेस टेंशन, ठीक है। तो इस तरह से हम सरफेस टेंशन को भी आराम से डिफाइन कर सकते हैं। सो दिस इज द लास्ट क्वांटिटी फॉर टुडे। आगे हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से कल वापस कंटिन्यू करेंगे। एंड गाइस जितनी भी क्वांटिटीज मैं रियली कराता हूँ, आप लोग सारी क्वांटिटीज को बहुत अच्छे से याद कर लो, बहुत अच्छे से नोट्स बना लो, बार बार रिवाइज करो, बार बार फॉर्मूलाज बोलो, आस्क योर फ्रेंड्स टू आस्क यू द फॉर्मूलाज, है ना। जितना रिवीजन करोगे, जितना ओरली उसको गाओगे, याद करोगे डेली, उतना आप उससे कंफर्टेबल हो जाओगे, अपना लगेगा कि नहीं भाई इससे तो हमारा कांटेक्ट है, राइट। जैसे जितना टाइम स्पेंड ज़्यादा करोगे उतना वो आपको हेल्प करेगा, हर चीज़ पे एप्लीकेबल, इवन फॉर स्टडीज, राइट, इवन फॉर द पीपल, राइट। तो सब चीज़ पे एप्लीकेबल। द मोर टाइम यू गिव, द मोर बॉन्डिंग यू गेट विद दैट कॉन्सेप्ट्स, राइट। तो टाइम दो गाइस, सिटिंग बढ़ाओ, मेहनत करो, ठीक है। मेहनत का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवर चैनल एंड सी यू टुमारो। ओके, थैंक यू।